तो आज का टॉपिक है हमारा स्केलर्स एंड वेक्टर्स, जिसमें मेन पार्ट हम फोकस करेंगे वेक्टर पर। ये 11th के जो बच्चे होते हैं, 11th के स्टार्टिंग में इसकी ज़रूरत पड़ती है। हालांकि ये चैप्टर पूरा मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं 12th में, लेकिन फिजिक्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए स्टार्टिंग में इसको हमें पढ़ने ज़रूरी होता है। इसके बिना पढ़े हमें सारे फोर्सेस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सबको रिजोल्यूट करने, इनके एडिशन निकालने में दिक्कत होगी। तो इसमें पहला पार्ट है स्केलर्स। स्केलर्स हम पहले से जानते हैं। स्केलर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जो हम जैसे जिनको सिंपली ऐड कर सकते हैं, सिंपल एडिशन जो फॉलो करते हैं, जैसे मास हो गया। इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। जैसे मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, उसके बाद आपका टाइम हो गया, स्पीड हो गया, ये सब आपके स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो इसको हम ऑलरेडी जानते हैं। इसके बाद हमारे पास ऐसी कोई क्वांटिटी 10 तक तो हमने सुना होता है कि वेक्टर भी कुछ होता है। तो वेक्टर कुछ नहीं है यार। वेक्टर में क्या है, अगर हम स्केलर में डायरेक्शन ऐड कर दें तो उसको हम वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, एडिशन। एडिशन क्या हो जाता है वेक्टर में, स्केलर्स के कंपैरिजन में उसमें सिर्फ डायरेक्शन ऐड हो जाता है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होते हैं उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड हैज ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है, सिर्फ ये कहना कि अगर एक क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा और वो वेक्टर हो जाएगी, ये सही नहीं है। उसको उसके अलावा एक लॉ भी होता है जिसको उसे फॉलो करना है, और वो लॉ है उसके एडिशन का लॉ, विच इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब एक क्वांटिटी को हम वेक्टर तब बोलेंगे जब वो मैग्नीट्यूड वाली हो, डायरेक्शन वाली हो, उसके साथ ही साथ वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करे। इसके एक्सेप्शन हैं। जिन ऐसी दो क्वांटिटीज हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी वो स्केलर्स हैं। उसके एग्जाम्पल हैं आपको जो ध्यान रखने हैं, प्रेशर और करंट। प्रेशर और करंट दोनों में ही मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, फिर भी दोनों स्केलर हैं, क्योंकि वो दोनों के दोनों ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते, वो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। तो इसलिए हम उनको, मतलब वेक्टर को हमें एक स्पेशल काइंड ऑफ रूल से ऐड करना पड़ता है, और वो दोनों क्वांटिटीज उस रूल को फॉलो नहीं करती। वेक्टर के कुछ एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, आप आगे जाके पढ़ोगे। फिर वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। वैसे मैथमेटिकली उसको इस तरह से लिखते हैं, कोई भी मतलब लेटर है उसको वेक्टर बनाना है तो उसके ऊपर हम एक एरो लगा देते हैं, और ये जो एरो है ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट है। इसमें ए क्या है, ए इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और ए कैप क्या है, उसके डायरेक्शन को, ये कैप है, इसको कैप बोलते हैं। या फिर मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर और उसके ऊपर मॉडुलस का साइन लगा देते हैं, मॉड का साइन। मॉड का साइन होता है जिसमें से हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होती है, और ये फिर से डायरेक्शन। तो ये दोनों तरीके हैं इसको लिखने के। सिंपल ए लिख दो बिना मॉड लगाए, उसमें वेक्टर ना लगाओ, और या फिर वेक्टर लगाओ और मॉड लगा दो। और इसको ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि हेड होता है एरो साइड का, और टेल होती है पीछे साइड में, उसकी जो लेंथ होती है उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। फिर इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये वेक्टर एडिशन में हमारी बहुत हेल्प करेगा। पॉइंट ये है कि एक वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, विदाउट चेंजिंग इट्स आइडेंटिटी। मतलब एक वेक्टर को अगर हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो जैसे ए को हमने शिफ्ट किया, हल्का सा नीचे ले लिया और आगे शिफ्ट कर दिया तो बी हो गया। फिर बी को, या फिर ए को आगे ही शिफ्ट कर दिया बिल्कुल तो ए सी हो गया। तो ये तीनों के तीनों वेक्टर सेम ही है, क्योंकि ये डायरेक्शन वाइज भी टिल्ट नहीं हुए, चेंज नहीं हुए, और ना ही मैग्नीट्यूड वाइज, लेंथ वाइज भी चेंज हुए। तो ये तीनों के तीनों वेक्टर इक्वल हैं। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि दो वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है
दो वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे? दोनों वेक्टर को इक्वल वेक्टर हम बोलेंगे तब जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों बराबर हो। Two vector are called equal if their magnitude as well as direction are same, then they represent value of same physical quantity and they represent, मतलब उनको ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन सेम है मैग्नीट्यूड भी सेम है पर वो दो फिजिकल डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एक फोर्स को और एक वेलोसिटी को, फिर भी हम उनको सेम बोल देंगे, वैसा भी नहीं। मतलब उनका दो वेक्टर को इक्वल तब बोलेंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो और वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करें। फिर अगला आता है पॉइंट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है द एंगल बिटवीन आइदर टेल्स और हेड्स टुगेदर, या तो दोनों की एक साथ टेल्स हों और या फिर दोनों के हेड्स एक साथ हों, तो फिर जो एंगल बनता है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अभी एंगल तो यहाँ पर ये भी है और यहाँ पर एंगल ये भी है, मतलब ये भी एंगल हो सकता है, पर हम इनमें से जो छोटा एंगल होता है मतलब ये वाला उसको लेते हैं, छोटा जो भी होगा। अब उसको हम एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी बोलेंगे। उसके बाद हमारा जैसे यहाँ पर अभी देख रहे हैं हम, यहाँ पर टेल है और एक का हेड है, तो ये एंगल नहीं होगा। कोई अगर ये बोले कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर ये होगा, नहीं ये नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, इस वेक्टर को ए वाले को वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर लेंगे, आगे पहुंचा देंगे और तब तक करेंगे जब तक कि ए की टेल ये यहाँ ना पहुंच पहुंच जाए। जैसे ही दोनों साथ साथ आ जाएंगे फिर जो एंगल बनेगा, दोनों टेल सब साथ आ गए तो ये एंगल जो होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा, है ना। ऐसे ही यहाँ पर हेड और टेल एक साथ दिए हैं तो इस बी को पैरेलली शिफ्ट कर दिया इधर, पैरेलली शिफ्ट कर दिया तो फिर दोनों की टेल्स और टेल्स साथ आ गई, तो फिर जो एंगल होगा वो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर ए एंड बी होगा। फिर अगला पॉइंट आता है यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर जैसा नाम से क्लियर है, यूनिट मतलब वन। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, और अगर मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो गया तो फिर उसमें क्या बचता है, सिर्फ डायरेक्शन बचता है। हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि एक वेक्टर ए वेक्टर को हम इस तरह से लिखते हैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए इंटू ए कैप। अगर हम इस मैग्नीट्यूड से ए वेक्टर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मिलेगा ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज ए। तो ए कैप ये है डायरेक्शन। इसमें अब हमारे पास आ गया ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो हम ये हो गया डायरेक्शन। इसको अगर वेक्टर बनाना तो मैग्नीट्यूड की जरूरत है, तो मैं 1 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड है 1 और जिसमें सिर्फ डायरेक्शन है और वो डायरेक्शन वेरिएबल होगी। इस तरह के वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर the vector having magnitude equals to 1 and it only have direction, specific direction, और इसको इस तरह से हम निकाल देते हैं। हमारे पास वेल नोन 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ जे कैप एंड जेड एक्सिस की तरफ के कैप। ये हमारे तीनों एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाले यूनिट वेक्टर्स हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल इसमें करते हैं। 3 वेक्टर्स ए एंड बी सी are shown in the figure. Find the angle between A and B, B and C and A and C. तो हमारे पास 3 वेक्टर दिए हैं और यहाँ पर A जो है x एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है ऊपर साइड में, B x एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है नीचे साइड में, और C x एक्सिस से 45 बना रहा है नीचे साइड में। तो हमें A और पहला पार्ट है A और B के बीच में निकालना है, इसके बीच में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए को पैरेलली शिफ्ट कर देंगे और तब तक शिफ्ट करेंगे, मैंने बताया था कि एंगल दो वेक्टर के बीच में होता है जब दोनों की टेल साथ में हो। तो हमने ए को शिफ्ट कर दिया पैरेलली, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब देख रहे होंगे हम दोनों की टेल्स साथ में आ गई। ए एक्स एक्सिस से 30 डिग्री ऊपर बना रहा था, अब दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा वो एंगल होगा ए और बी के बीच में, तो अभी टोटल एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। तो पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। फिर सेकंड पार्ट में बी एंड सी, तो फिर से अब बी को शिफ्ट कर लेंगे पैरेलली, बी को शिफ्ट करेंगे तो बी इस तरह से आ जाएगा, नीचे की तरफ 30 डिग्री बना रहा था विद एक्स एक्सिस, ये 30 डिग्री है। और अब दोनों के टेल साथ में है तो हमें एक्चुअली ये वाला एंगल निकालना है, ये जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ ये वाला।
तो पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का था 45 डिग्री, ये 30 है, तो ये आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। 45 माइनस 30। और लास्ट में ए एंड सी। तो ए एंड सी के लिए क्या करेंगे, ए वाले को अब सी पर ले जाके शिफ्ट कर देंगे। तो ए वाले को जैसे सी पर ले जाके शिफ्ट करेंगे तो ए एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा था ऊपर की तरफ, ये 30 डिग्री हो गया। अब दोनों का टेल साथ में आ गया, तो दोनों की टेल साथ में आ गई, तो अभी दोनों के बीच में एंगल आ जाएगा 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, मतलब 75 डिग्री। तो तीसरे का आंसर आ जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, इसमें अब आता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो जिस लॉ के बारे में हम बात कर रहे थे कि उस लॉ को फॉलो करना चाहिए अगर किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होना है, तो वो लॉ आ गया आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो किसी भी दो वेक्टर को ऐड करने के लिए एक लॉ यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रायंगल लॉ वेक्टर और ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। इसका एक और तरीका होता है, वो होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो भी एकदम सेम रहता है। तो पहले हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे। क्या होता है इसमें कि आपके पास दो वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा। दोनों का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है। तो इसमें इस तरह से वेक्टर रखे रहते हैं, तो फिर हम बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं और शिफ्ट करते करते ए के हेड पर ले जाते हैं। ए का हेड यहाँ पर है तो ए को हेड पर यहाँ ले गए, और फिर ए की टेल को और बी के हेड को जो ज्वाइन करता है वेक्टर, वो होता है रिजल्टेंट या एडिशन। यहाँ पर जैसे हम नंबर्स को बोलते थे समीशन या फिर एडिशन, यहाँ पर समीशन और एडिशन के अलावा दो वेक्टर के सम को हम रिजल्टेंट भी बोलते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी ये आ गया। ये एंगल दोनों वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल थीटा दिया था, तो ये लाइन ये बी वेक्टर हमने पैरेलली शिफ्ट किया है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। उसके बाद इनको पॉइंट्स को नाम दे दो आप, डी ई बी ए। फिर ये एंगल थीटा है और ये बी है। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ से अगर हम साइन थीटा लगाएं, तो साइन थीटा आ जाएगा हमारा, इस थीटा के लिए साइन थीटा आ जाएगा डी ई डिवाइडेड बाई डी वी, ये। और डी बी है बी के बराबर, तो यहाँ से हमारा डी ई ये वाली जो लेंथ है वो आ जाएगी, ये आ जाएगी बी साइन थीटा के बराबर। ऐसे ही जब हम कॉस थीटा लगाएंगे, तो कॉस थीटा आ जाएगा हमारा बी ई डिवाइडेड बाई डी वी। तो बी ई आ जाएगा हमारा बी कॉस थीटा के बराबर। तो फिर हमें एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ए डी ई, ए डी ई। इसमें ए डी पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो ए डी का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। अब ए डी में ए डी तो हो गया रिजल्टेंट, मतलब उसको आर भी लिख देते हैं। फिर ए ई को हम लिख देंगे ए बी प्लस बी ई। ए बी ए है और बी हम निकाल चुके थे बी कॉस थीटा के बराबर, है ना। तो उसकी जगह वैल्यूज डाल देंगे, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस डी ई की जगह डाल देंगे बी साइन थीटा का स्क्वायर। जैसे ही हम ए प्लस बी ये वाला कॉस थीटा का स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और इधर से ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों टर्म्स में देखो अगर आप, तो बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो बी स्क्वायर जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो होता है 1। तो वी स्क्वायर आ गया प्लस टू ए बी कॉस थीटा। इधर आ रहा होगा हमारा रिजल्टेंट का स्क्वायर, दोनों साइड में अंडर रूट ले लेंगे तो आर आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये लगभग आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला आ गया। अब आपको याद कैसे रखना है कि आपको ना ये गलती करवा देगा कभी कभी, इसमें क्या करते हैं वो क्वेश्चन में, वो क्योंकि लोग याद कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, कभी कभी क्या करता है वो जानबूझ के आपको एंगल ये दे देता है थीटा, है ना। लेकिन हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया वो तो ये एंगल है थीटा,
तो इसना मतलब ये जो फॉर्मूला है पूरी तरह से एकदम से ऐसा वैसा के वैसा याद नहीं रखना है, ध्यान रखना है क्या, आप इसको ऐसे याद रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो कभी गलती नहीं होगी, फिर आपको ध्यान रहेगा वो एंगल चाहे थीटा दिया हो चाहे कुछ भी दिया हो वो हमेशा आपका सही आ जाएगा। तो ऐसा कॉस थीटा के टर्म में याद रखना गलत होगा क्योंकि वो गलती करा सकता है। फिर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट, ये सब लोगों को ध्यान रहता है फॉर्मूला, इससे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट बात आती है ये एंगल निकालने के, अल्फा। अल्फा एंगल होता है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं अल्फा होता है रिजल्टेंट और ए के बीच में, और इसका जो वैल्यू आता है वो नीचे लिखा हुआ है टेन अल्फा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल में ये अल्फा है, तो हम यहाँ से टेन अल्फा लगा दें तो ये आएगा डी अपॉन ए ई, टेन अल्फा आ जाएगा डी अपॉन ए ई, और डी की जगह डाल देंगे बी साइन थीटा, ए की जगह ए प्लस बी कॉस थीटा। इसको भी याद रखने का एक तरीका है कि आप ये देख लो कि अल्फा किस किस के बीच का एंगल था, ए एंड रिजल्टेंट। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका ये है कि आप जिससे एंगल बनना उसको नीचे लिख दो। तो ये रिजल्टेंट किसके साथ बना रहा था एंगल, ए के साथ, तो ए को मैंने नीचे लिख दिया, ए के मैग्नीट्यूड को। तो बचा कौन सा, बी बच गया, तो बी का साइन थीटा ऊपर और बी का कॉस थीटा नीचे प्लस लगा के। इसका साइन थीटा और कॉस थीटा का भी लॉजिक ये है कि टेन थीटा जो होता है ना वो होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो इसलिए साइन वाला ऊपर आएगा और कॉस थीटा वाला नीचे आएगा। कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं कि हम जो ऐड कर रहे हैं, जो भी वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं ट्रायंगल लॉ से, वो दोनों वेक्टर सेम क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने चाहिए। इसका मतलब कि हम वेलोसिटी और फोर्स दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, पर उनको हम एक साथ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड नहीं कर सकते। हमें अगर ऐड करना है तो दोनों या तो फोर्स हो या तो दोनों वेलोसिटीज हो, फॉर एग्जांपल। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारा जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आया था वो आया था अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी का उसका रूट था, तो उसकी पावर हाफ लिख दिया। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है कॉस थीटा की प्लस वन के बराबर, और ये वन तब होता है जब कॉस थीटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो या फिर 0 डिग्री हो आपके लिए वेक्टर्स। तो उस केस में 0 डिग्री जब दो वेक्टर के बीच में एंगल तभी होगा जब दोनों के दोनों पैरेलल होते हैं, और उस टाइम पर जो मैक्सिमम वैल्यू आती है एडिशन की वो दोनों का सिंपल एडिशन आता है, सम ऑफ ए एंड बी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। फिर आते ही बात करते हैं अगले पॉइंट में मिनिमम वैल्यू की। तो मिनिमम तब होगी जब कॉस थीटा मिनिमम होगा, कॉस थीटा मिनिमम होता है -1, तब जब थीटा 180 डिग्री हो या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो। तो वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, उस केस में एंटी पैरेलल होते हैं, और रिजल्टेंट जो आता है वो आता है a माइनस बी। अब हमें ये पता नहीं है कि a ज्यादा है कि b ज्यादा है, तो हम मॉड लगा देते हैं, है ना। अदरवाइज अगर हमें पता है तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दो। और तीसरा केस है कि अगर दोनों के बीच में एंगल 190 डिग्री का हो, उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। कभी आपको लिखा मिल जाए कि टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, दैट मींस दे आर at 90 degree, the angle between those two vectors are is 90 degree। so अगर थीटा एंगल 90 डिग्री हो गया तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो cos 90 जीरो होते ही आपका रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस।